हेलो एवरीवन। आज अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स वाली सीरीज़ में हमारी थर्ड वीडियो रहेगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह को लेके, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पोस्टुलेट को, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को। ओके, सबसे पहले हमें गैप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप से डेवलप हुए हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हल्का सा पता होना चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एज द नेम सजेस्ट कि ये वो प्रिंसिपल है जो जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन, ज़्यादातर बिजनेसमैन ने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। या यू कैन से कि कोई प्रॉब्लम आई, फिर उसका सॉल्यूशन देखा, एक्सपीरियंस किया, हर प्रॉब्लम में वो सॉल्यूशन काम कर रहा है, मतलब वो एक प्रिंसिपल बन गया है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, और वो सॉल्यूशन हर बार हमारा काम कर रहा है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या दे देते हैं? प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप हुए, और दीज आर द जनरली एक्सेप्टेड, मतलब ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्हें क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब किसी भी प्रिंसिपल को जनरली एक्सेप्टेड बनने के लिए ये तीन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। एक, वो रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब कि उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? रेलेवेंट होगी। रेलेवेंट इन द सेंस कि वो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग जो यूजर्स है उनके लिए यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूजलेस इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल की वजह से आ रही, उसका कोई किसी भी यूजर के लिए यूजफुल नहीं है, तो ऐसे प्रिंसिपल का कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? जो भी इंफॉर्मेशन उस प्रिंसिपल की वजह से ड्राइव हो रही है वो क्या होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? कि इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, उसको रिलाई किया जा सके। ठीक है, रिलाई इन द सेंस कि वहाँ पे कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब क्या होता है? कि कोई प्रूफ नहीं है, हम अपनी मर्जी से सोचते कि ये होगा। जैसे डेप्रीशिएशन, कोई प्रूफ नहीं है, हम 10% लगा रहे हैं, 15% लगा रहे हैं, तो वो मैटर आ जाता है। तो वहाँ सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ों में सब्जेक्टिव जजमेंट होती है, बट वहाँ पे कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिव जजमेंट के साथ एक और चीज़ मेन रहेगी यहाँ पे, क्या? पर्सनल बायसनेस। किसी भी टाइप की पर्सनल बायसनेस, मतलब जहाँ मैनेजर को बेनिफिट लगता है कि उसे 15% डेप्रिसिएशन लगाना बेनिफिट लग रहा है तो वो 15% लगा रहा है, अगर उसको 10% लगाना बेनिफिट लग रहा है तो वो 10% लगा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी पर्सनल बायसनेस। और दूसरा, यहाँ पे रिकॉर्ड रखने के लिए प्रूफ होना चाहिए। मतलब कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, देयर शुड बी प्रूफ और एविडेंस फॉर दैट, ताकि उसके ऊपर विश्वास किया जाए कि मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, दीज आर द रियल फिगर। ओके, तब फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ की आप बात कर रहे हैं। लाइक मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं हो, मैं सोचूं कि स्टार्टिंग में मैं 1 करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू करूं, तो वो फिजिबल नहीं होगा, है ना? तो थोड़ा सा सिचुएशन देख के काम करना चाहिए। द सेम थिंग हियर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऐसा हो जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको। जिसको आप इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एक मेन खास चीज़ क्या है कि दीज आर नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एक बार रख दिया तो यही होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? इनकी मेन चीज़ है कि ये ग्रोइंग है। ग्रोइंग इन द सेंस कि लगातार जैसे सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनसे एक्सपीरियंस होता है और ये लगातार डेवलप होते रहते हैं। कोई नई प्रॉब्लम आती है तो कोई नया प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, बट जो भी प्रिंसिपल बन रहा है उसमें इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो रेलिवेंट भी होना चाहिए, वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और वहाँ पे एक फिजिबिलिटी वाला कंटेंट भी होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा और उससे कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो, तो ऐसे प्रिंसिपल को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने का भी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, अब उस सीरीज में हम बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग पोस्टुलेट के बारे में। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। लाइक एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पोस्टुलेट है। तो उसी सीरीज में फर्स्ट वन है अकाउंटिंग पोस्टुलेट। अकाउंटिंग पोस्टुलेट क्या होती है? दीज आर द बेसिक अजम्पशन। मतलब कि कोई भी हम अकाउंटिंग एक्टिविटी करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं,
कैसे होगा, क्या होगा, उन सब चीज़ों को छोड़ो। उस अकाउंटिंग वर्क की एक बेसिक अजम्पशन है, मतलब इन अजम्पशंस को आपको लेके चलना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपकी पूरी अकाउंटिंग बेस होती है। और यू कैन से दीज आर द फाउंडेशनल पिलर। अकाउंटिंग की जो नींव बोले ना, वो अकाउंटिंग पोस्टुलेट होते हैं। आप किसी भी टाइप की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग पोस्टुलेट सब जगह काम आते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पोस्टुलेट के अंदर बेसिकली 4 पोस्टुलेट आते हैं। ये केवल 4 ही है, लेकिन ये बहुत काम के, पूरी अकाउंटिंग इनके ऊपर बेस होती है। उसमें फर्स्ट है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, और फोर्थ है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को। एज द नेम सजेस्ट, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब है? अलग एंटिटी होगी, अलग बिजनेस होगा। मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है, ओनर और कंपनी, अगर हम कहें कि दोनों एक है, इक्वल है, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ओनर अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपनी है, बिजनेस है, वो अलग होगा। इसी वजह से जो ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, उसकी हम अलग रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि ओनर ने 5 लाख लगा दी, उसकी कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, नहीं, ये दोनों अलग अलग है। ऑनर कोई ड्राइंग करता है, मतलब बिजनेस में कोई पैसा निकालता है, उसकी रिकॉर्डिंग अलग होगी, ठीक है। ओनर कंपनी से कुछ ले रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, कंपनी को कुछ दे रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। अगर कंपनी के नाम से कोई असेट खरीदी जाती है, हमने कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली कंपनी के नाम से, तो वो कंपनी की असेट है, ये ओनर की असेट नहीं कहलाएगी। इसको आप ओनर की असेट नहीं कहोगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहा, दिस इज द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मतलब ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। इसी वजह से जो ओनर की कैपिटल है, ड्राइंग है, हम उनको अलग रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है ओनर की, मतलब ओनर का बिजनेस से क्या लेना देना है, ठीक है। मतलब इसने कोई कैपिटल लगा रखी है, या कोई और पैसा लगाया है, कोई असेट लगाई है अपनी पर्सनल, वो लिखी जाएगी। बिजनेस से अगर कुछ निकाला है, पर्सनल पर्पस के लिए कोई निकाला है, लाइक कोई LIC वगैरह की पेमेंट की है, कोई कैश निकाला है, कोई गुड्स निकाली, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। और बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी कि ओनर ने बिजनेस में नेट इतना पैसा लगा रखा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर, कंपनी ये पैसा ओनर को अभी देगी, ठीक है। ये क्या कहलाती है? कंपनी की इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। लाइबिलिटी तो है कि कंपनी को ये पैसा ओनर को देना तो है, बट दिस इज द इंटरनल लाइबिलिटी। मतलब जो इंटरनल, ओनर कहीं ना कहीं इंटरनल ही है कंपनी में, तो उसको कितना पैसा देना है, दैट्स व्हाई इट इज इंटरनल लाइबिलिटी। अभी देना जरूरी नहीं है, बट ये पैसा देना है, इसकी एक अलग रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो कंपनी का हो रहा है, ओके। नेक्स्ट रहेगा आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एज द नेम सजेस्ट, मनी मेजरमेंट, मतलब ये वो कंसेप्ट है जो कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन की आपने रिकॉर्डिंग करनी है, करो, लेकिन उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग मॉनेटरी टर्म में होगी। रुपीज, डॉलर्स जो करेंसी है, जो कंपनी फॉलो कर रही है, उस फॉर्म में होगी। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैंने 10 मशीन परचेज की, इफ आई से कि आई परचेज 10 मशीन, तो उस 10 मशीन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आप बुक्स में ये नहीं लिखोगे कि आई परचेज 10 मशीन। यू विल राइट कि अगर आपने जो 10 मशीन है 1 लाख रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए की मशीन परचेज की है, तो आप क्या लिखोगे बुक्स के अंदर? 10 लाख रुपए की मशीन परचेज की गई। इज दैट क्लियर? सेम एज इट इज अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमने 2 कुर्सी 2 टेबल परचेज किया, नो, दैट इज नॉट ऑफ वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। आप कहो कि मैंने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है, दिस इज द वैल्यूएबल टर्म। तो जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, आप इस मनी की रिकॉर्डिंग करोगे, इस पैसे की रिकॉर्डिंग करोगे, वैसे रिकॉर्डिंग नहीं करोगे किसी आइटम की। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आप सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्डिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग का एक पीरियड होता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, कोई कंसेप्ट सुना होगा ना कि बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो 31 मार्च को बना रहे हो।
ये क्या होता है, ये काउंटिंग पीरियड होता है। बेसिकली क्या होता है, लाइक कोई भी ओनर या कोई भी पर्सन है वो अपना बिजनेस शुरू करता है, तो बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए। मतलब वो चाहेगा कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है ना, क्या मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या मुझे इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो जब आप बिजनेस को लिक्विडेट करते हो, उस बिजनेस को बंद करते हो, तभी उस बिजनेस के प्रॉफिट का आपको पता चल सकता है। बिजनेस में लॉस हुआ, बिजनेस ने ग्रो किया कि नहीं किया, इस सिचुएशन का आपको तभी पता चल सकता है। लेकिन हमारा बिजनेस यूं तो नहीं है कि हम शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ 1 साल के अंदर बंद कर देंगे या हम 2 साल के अंदर बंद कर देंगे, नहीं, है ना। हमारा जो बिजनेस शुरू करने का पर्पज है लॉन्ग टाइम है, कि हम लंबे टाइम के लिए अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका बिजनेस 50 साल तक चलेगा तो विल यू वेट फॉर द 50 years टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस? नहीं, आप चाहोगे कि टाइम टू टाइम आपको परफॉर्मेंस का पता चलता रहे, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि हमें आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना। बहुत कंटिन्यूसली लॉस हो रहे होंगे तो यू विल थिंक कि मुझे बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए, है ना। तो ऐसे में क्या रहता है कि हमने एक अकाउंटिंग पीरियड सेट किया हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड इन द सेंस कि 1 साल का टाइम पीरियड हमने सेट किया हुआ है। 1 अप्रैल से लेकर, अगर हम करंट 22-23 की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से अपना अकाउंटिंग सेशन शुरू होगा और वो 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो इस दौरान जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है तो इस दौरान जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो भी प्रॉफिट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहीं से कोई इनकम आ रही है, जो भी आपके पास एसेट है, जो भी आपके पास लायबिलिटी है, वो इस सेशन के दौरान उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। और 31 मार्च को हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ से आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस का और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता रहेगा। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यही कहता है कि आपको लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल का एक सेशन है, उस सेशन के दौरान आप अपने अकाउंट्स को कंप्लीट कीजिए। उस साल के दौरान आपको जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो आपको पता चल जाएगा। मतलब बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, उसका आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, सो दैट यू कैन डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पीरियड को भी स्पॉट कर रही है। गोइंग कंसर्न क्या कहती है? गोइंग मतलब चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहती है? जो भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि हमने बंद करना है, वो क्या रहेगा? गोइंग, चलता रहेगा। मतलब हम लिक्विडेट के पर्पज से बिजनेस नहीं चला रहे हैं, हम लंबे चलाने के लिए, हम लंबे टाइम तक प्रॉफिट कमाने के लिए किसी बिजनेस को हमने शुरू किया है। ठीक है। अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से क्या रहता है, लाइक हमारी कोई फिक्स्ड एसेट है, लाइक आपने कोई मशीन वगैरह खरीदी है। अब मशीन हम खरीद रहे हैं, उस मशीन की लाइफ 10 सालों तक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही साल उसको यूज़ करेंगे और मशीन यूजलेस हो जाएगी, नहीं। बिजनेस इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन, तो आप इस मशीन का यूज भी लगातार करते रहेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या रहता है कि मशीन तो आपकी 10 सालों तक चलेगी, लेकिन हम अब 1 साल के प्रॉफिट निकालेंगे तो आप उस मशीन के ऊपर क्या करेंगे? एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसके बुक्स में दिखाते रहेंगे। ये क्या कहती है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहती है। इज दैट क्लियर? मतलब बिजनेस आप कंटिन्यूसली करते रहोगे। बिजनेस की वजह से आपको पता होना चाहिए करंट एसेट क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट क्या है, ताकि आपको पता चले कि जो फिक्स्ड एसेट है उसमें करंटली आप डेप्रिसिएशन लगाओ और उसको लंबे टाइम तक यूज करते रहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की। देखिए पोस्टुलेट क्या थी? वो बेसिक अजम्पशन थी पूरी अकाउंटिंग के लिए। कोई ट्रांजेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, क्यों करेंगे, वो डिपेंड नहीं करती। वो ये बताती है कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपको उसमें मॉनेटरी आइटम की रिकॉर्डिंग करनी है ना। और आपका ओनर अलग है, बिजनेस आपका लगातार चलता रहेगा। मतलब किसी ट्रांजेक्शन को क्यों करना है, कैसे करेंगे, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं करती है। तो उस चीज को कौन एक्सप्लेन करता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। इट प्रोवाइड्स द कंसेप्चुअल गाइडलाइन। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन की आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, उसके लिए गाइडलाइन क्या प्रोवाइड करते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर हम फायदे की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला है ये वाई ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हम क्यों कर रहे हैं, है ना, वाई, क्यों, तो उस चीज को ये एक्सप्लेन करेगी।
ये न्यू अकाउंटिंग सिचुएशन में भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी। मतलब कुछ ऐसी अकाउंटिंग सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाता है जिसके लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है ना, कोई रूल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, तो इन प्रिंसिपल को बेस मान के, इन बेस में प्रिंसिपल एक प्रूफ देके कि एज पर दिस प्रिंसिपल मैं ये कर रहा हूँ या इस ट्रांजेक्शन की ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप उस बेस के हिसाब से उस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद है इसका क्या फ़ायदा रहता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास मान लीजिए अगर 100 ट्रांजेक्शन है, 100 ट्रांजेक्शन्स के आप 100 प्रोसीजर रिमेंबर करो, देयर इज़ नो नीड। आपने जो 5-7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है सिर्फ वो याद करने हैं और प्रोसीजर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नाउ हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखते हैं कौन कौन से हैं। अपने प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, लाइक हमारे पास अलग अलग प्रिंसिपल्स है। एक अपने पास ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है, अक्रूवल प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर है और ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है। दे आर टोटल 7 इन नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डोंट get doubtful concept or principle, they are not different here, both are same। ठीक है, ड्यूअलिटी या ड्यूअल एस्पेक्ट, ये क्या कहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है, हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। दो एस्पेक्ट का क्या मतलब है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपने राम से कुछ खरीदा, राम से कुछ खरीदोगे तो व्हाट यू विल रिकॉर्ड, यू विल रिकॉर्ड लाइक परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, परचेज को डेबिट करोगे, टू क्या करोगे आप, राम करोगे, है ना। मतलब इस एक ट्रांजेक्शन की वजह से दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा, कोई अकाउंट आपका डेबिट हुआ तो कोई अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। तो ये कंसेप्ट यही कहती है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ डेबिट होगा या सिर्फ क्रेडिट होगा, नहीं, उस ट्रांजेक्शन की वजह से डेबिट भी होगा और उस ट्रांजेक्शन की वजह से कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा, है ना। मतलब दो अकाउंट आ रहे हैं कम से कम, और कोई डेबिट होगा और कोई ना कोई क्रेडिट होगा, और इन दोनों का जो बैलेंस है, डेबिट का जो बैलेंस है और क्रेडिट का जो बैलेंस होगा वो सेम होगा। मतलब एक ट्रांजेक्शन में डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर होगा। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हो गई। हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट रहेंगे, दो इफेक्ट मतलब एक इफेक्ट इसका डेबिट साइड रहेगा और एक इफेक्ट उसका क्रेडिट साइड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग के बेस के बारे में बात करता है। वैसे अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं। अकाउंटिंग का एक बेस होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस, और इस अक्रूवल बेस को ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। कैश बेसिस क्या कहता है कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की आप रिकॉर्डिंग करोगे तो कैश के फॉर्म में करोगे। मतलब अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, लाइक आपने किसी को कमीशन दिया 5,000 रुपये का, ये आपका ड्यू है, अभी दिया नहीं है, दिस इज ड्यू, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। जब आप इसको वास्तव में पे करोगे, आपको इसकी रिकॉर्डिंग तभी करनी है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। सेम एज इट इज़ इनकम, इनकम आपको कहीं आनी है या आपने अपने माल को सेल किया है, सेल किया आपने माल 1,00,000 रुपये का, आपने आज माल वहाँ भेज दिया, अपनी आइटम अपना गुड्स वहाँ भेज दिया, लेकिन अगले ने पैसे नहीं दिए, है ना, सामने कस्टमर ने भी पैसे नहीं दिए, तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। जब वो आपको इसकी पेमेंट कर देगा तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। और हाँ, अगर उसने 70,000 रुपये पेमेंट किए तो आप 70,000 की एंट्री करोगे। जब वो 30,000 और पे करेगा तब आप उस 30,000 की एंट्री करोगे। तो कैश बेसिस में ये प्रॉब्लम रहती है ना। हो सकता है हम ट्रांजेक्शन भूल जाए और जो भी है। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है, जब कोई ट्रांजेक्शन अर्न हो जाती है, ड्यू हो जाती है, आप उसी टाइम उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। यहाँ पे कैश को फोकस नहीं किया जाता। जैसे कि हमने आज सेल किया, हमें ऑर्डर रिसीव हो गया, ऑर्डर रिसीव होने के बाद मैंने माल को डिस्पैच कर दिया, मैंने यहाँ से मेरा माल भेज दिया, भेज दिया मतलब मुझे अब उसकी पेमेंट आनी है। मैंने 1,00,000 रुपये का जो माल था वो डिस्पैच कर दिया, तो आज ही मैं उसकी क्या करूँगी, रिकॉर्डिंग कर दूँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कि ये 1,00,000 रुपये मुझे कैश में कब मिलेंगे। अगर मुझे 2 महीने के बाद कैश में मिलता है, आफ्टर 2 मंथ ये सामान मुझे कैश में मिलता है, ये पैसा मुझे कैश मिलता है,
तो उस टाइम मैं कैश की रिकॉर्डिंग करूंगी, लेकिन सामान की रिकॉर्डिंग मैं पहले कर चुकी होंगी, है ना। इससे हमें गड़बड़ नहीं होगी, इससे हमें पता चलता रहेगा कि सामने वाला जो कस्टमर है उसके अकाउंट में हमारा बैलेंस पड़ा है, हमने उससे पैसे लेने हैं। अगर यहीं पे आप कैश कंसेप्ट को फॉलो करते तो ये 1 लाख रुपए की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, हम ये कैश वाली रिकॉर्डिंग 2 महीने बाद वाली करते, है ना। और कैश वाले में क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ से आपको ठीक प्रॉफिट और लॉस का भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनकम को, एक्सपेंडिचर को आप टाइम से मेजर ही नहीं कर रहे हो, सारा कैश के ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस का ठीक से पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे आपको सब टाइम से पता चलेगा। तो बेसिकली अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहती है, अक्रूवल कंसेप्ट कहती है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन ड्यू होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग तभी कर देनी है, आपको कैश फोकस नहीं रखना है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहती है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना। मतलब ये कंसेप्ट बेसिकली क्या बताती है, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट बताती है कि रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू का क्या मतलब है। एज पर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू का मतलब होता है कि बिजनेस जो ऑपरेशन कर रहा होता है उससे हमें जो इनफ्लो मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। जैसे कि हमने गुड्स को सेल किया, हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, हमें कहीं से कोई रॉयल्टी मिली, कहीं से कोई हमें कमीशन मिलता है, ये सारा क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमारी रेवेन्यू नहीं होती। अगर आप एजेंसी बेस काम कर रहे हैं, हम ब्रांच वगैरह एजेंसी ले लेते हैं ना, तो एजेंसी में हमें क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, और तो उस टाइम पे हमारा कमीशन रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन अगर हम सेल कर रहे हैं और हम कहें कि सेल हमने आज 10 लाख रुपए की कर दी, तो वो 10 लाख रुपए आपका रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। 10 लाख रुपए के ऊपर आपका जो कमीशन बनता है वो आपका रेवेन्यू है, सेल तो कंपनी की हुई, आपकी नहीं हुई। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एक तो आपके रेवेन्यू कंसेप्ट को क्लियर करती है। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि ग्रोस इनफ्लो हो रहा है जो बिजनेस की एक्टिविटीज के थ्रू जो आपको मिलना है, ठीक है। और दूसरा ये कंसेप्ट क्या कहती है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टाइम को भी फोकस करती है। मतलब ये क्या कहती है कि हम अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करेंगे, कैश कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब जैसे ही आपका रेवेन्यू अर्न हो जाता है आपको उसकी रिकॉर्डिंग तभी कर देनी है, उसके कैश को फोकस नहीं करना है कि कैश आपको मिला है या नहीं मिला, आपको वो चीज़ ध्यान नहीं रखनी है। तो ओवरऑल रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमारी क्या कहती है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपकी कहती है कि आपको रेवेन्यू कौन सा होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या है और रेवेन्यू का टाइम पीरियड क्या है, इस कंसेप्ट को फॉलो करती है। नेक्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहती है, जैसे कि आपको नाम से क्लियर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ये वो प्रिंसिपल है जो बताता है कि बेसिकली कोई भी असेट वगैरह है या कोई भी लायबिलिटी है, आप उसकी रिकॉर्डिंग किस पे करोगे, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से क्लियर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट आपकी हिस्ट्री में थी। हिस्ट्री मतलब यहाँ वो 50-100 साल पुरानी हिस्ट्री में, 200 साल, 1000 साल पुरानी हिस्ट्री में मत चले जाना। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब आपने वो सेट परचेज की होगी पास्ट में, आपने उस एसेट को परचेज किया होगा, बाय किया होगा, तो जिस रेट के ऊपर बाय की है वो आपकी क्या कहलाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी, जो आपकी परचेज कॉस्ट रही होगी, ठीक है। तो मतलब असेट्स की आप रिकॉर्डिंग क्या करोगे, जो उसकी परचेज वैल्यू है, जिस रेट में आपने उसको परचेज किया होगा उसी रेट पे आप रिकॉर्डिंग करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए में 5 साल पहले परचेज किया तो आज भी वो 5 लाख रुपए की ही दिखाई होगी ना। उस असेट के ऊपर जो एक जेन्युइन अमाउंट, जो एक अनबायस्ड या जो एक बनता है डेप्रिसिएशन की अमाउंट, वो आप चार्ज करते रहोगे। परचेज वैल्यू में से डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो आपकी नेट फिगर बचती है वो आपकी क्या कहलाएगी, असेट की वैल्यू कहलाएगी। इसके ऊपर आप लिखो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन वाली। अगर हमारी असेट्स के रेट बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इसको हमें फोकस नहीं करना है, ये इसकी कमी है। हालांकि आजकल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे फोकस होने लगा है, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इसके अपोज है। मतलब अगर हमने कोई असेट 5 साल पहले अगर हमने 5 लाख रुपए की खरीदी है बिफोर 5 ईयर, आज मान लीजिए उस असेट की वैल्यू 10 लाख रुपए की हो गई है, तो आप उस असेट को 10 लाख रुपए के ऊपर नहीं दिखाओगे, वो असेट आपकी 5 लाख के ऊपर ही दिखाई जाएगी। और इवन अगर आपका डेप्रिसिएशन का सिस्टम है इस असेट पे, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करके ही दिखाया जाएगा।
इज दैट क्लियर? तो एक चीज़ यहाँ पे क्या रह जाती है, एक चीज़ यहाँ पे रह जाती है प्रूफ की, क्योंकि आपने जब असेट खरीदी होगी तो आपने कोई बिल वगैरह किया होगा वहाँ पे, है ना, पेमेंट की होगी, तो यू विल बी हैविंग प्रूफ फॉर दैट। तो यहाँ पे प्रूफ रहता है, इन्फ्लेशन में कोई प्रूफ नहीं रहता। ओके, तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को इस तरह से फॉलो करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहती है? मैचिंग मतलब आपने मैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आपकी मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहती है कि आपने मैच करना है। अब किसको मैच करना है, क्या मैच करना है? ये कंसेप्ट कहती है कि जैसे आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए हैं जिस ईयर में, जिस ईयर या जिस टाइम के आपने रेवेन्यू लिए हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसी में से मैच करना होता है। आई मीन टू से कि जैसे हमने कोई आइटम सेल की हमारा 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ। ये सेल हमारी कब हुई? 1 अप्रैल से लेकर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की सेल है। तो इस दौरान आपने इस सेल से रिलेटेड जो भी खर्चे किए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए होंगे, 50,000, 60,000, 70,000, वो सारे एक्सपेंसेस इसी टाइम में ही माइनस होने चाहिए। ये कंसेप्ट ये कहती है। अब ऐसे में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं लाइक प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। इन एक्सपेंसेस को जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस हमारे हो जाते हैं 2,000 रुपीज़ के, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर थे 70,000 रुपीज़ के, है ना, जो हमने इस साल में पे किए हैं। बट इस 70,000 में यू विल हैव टू चेक आउट कि कितने एक्सपेंडिचर इस 1 लाख रुपए को रेवेन्यू अर्न करने में चले गए, है ना। अब इसमें देखो 2,000 रुपीज़ जो एक्सपेंसेस इंक्लूड है वो किसके हैं? प्रीपेड के। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? तब प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर के खर्चे हैं और आपने इस साल पे कर दिए, राइट। तो ये 2,000 जो रुपए के एक्सपेंडिचर है, ये 1 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्न करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए आप 2,000 रुपए क्या करोगे? 70 में से माइनस करोगे। सेम एज इट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो खर्चा था अभी का लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है। मतलब ये जो 5,000 रुपीज़ के खर्चे हैं ये 1 लाख रुपए के लिए ही थे, है ना। 1 लाख रुपए का जो करंट रेवेन्यू है इसके लिए ही थे, लेकिन अभी हमने पे नहीं किए हैं तो हम इसको करंट का ही मानेंगे। तो टोटल हमारे एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 73,000 हो गए, जो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्न करने के लिए किए गए हैं। तो अब 1 लाख में से आप 73,000 के खर्चे माइनस करोगे, ना कि 70,000 के खर्चे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब जिस टाइम का रेवेन्यू है, जो आप रेवेन्यू ले रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसी रेवेन्यू में से माइनस करोगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। ना तो नेक्स्ट ईयर के करंट में करेंगे इस रेवेन्यू से, ना ही करंट ईयर के जो एक्सपेंडिचर हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। इससे रिलेटेड आपने खर्चे यहीं पे ही करने हैं। नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे नाम से फुल डिस्क्लोज करना, मतलब इसके अंदर क्या होगा? जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस वगैरह होती है, जो भी डिटेल्स होती है, वो हमें क्या करनी होती है? फुल डिस्क्लोज करनी होती है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंसील नहीं करोगे। बेसिकली जो मटेरियल नेचर की इंफॉर्मेशन होती है उनको तो आपने बिल्कुल भी कंसील नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट भी होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी होनी चाहिए। मतलब जो एक यूज़र्स के लिए यूज़फुल रहती है वैसे होनी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र्स के लिए यूज़फुल है उसको आप कंसील नहीं करोगे, उसको आपने डिस्क्लोज करना है। इसी प्रिंसिपल के तहत जो हम नोट्स शो करते हैं अपेंडिक्स के अंदर, मतलब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें किसी आइटम को आप एक्सप्लेन कर रहे हो या कोई पॉलिसी लगा रहे हो, कौन सी लगा रहे हो, या जो ऊपर एक्सपेंसेस लिखे उसमें मेनली क्या कुछ आइटम जो उससे रिलेटेड है या कोई इन्फॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड है, वो हम कहाँ लिखते हैं? नोट्स के अंदर लिखते हैं, है ना। तो इस प्रिंसिपल के तहत नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी जैसे नाम से क्लियर, जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है इसका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, या यू कैन से इन्फॉर्मेशन वेरीफिएबल होनी चाहिए। वहाँ पे कोई सब्जेक्टिव जजमेंट ना हो, वहाँ पे कोई पर्सनल बाइसनेस
नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग, उसके लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ इन द सेंस कि वहाँ पे क्या हो सकते हैं, लाइक आप रिकॉर्डिंग करोगे तो उसका बिल हो सकता है ना, कैश मेमो हो सकता है, अगर आपने कैश पेमेंट की है तो कैश रिसीट और पेमेंट की स्लिप हो सकती है, इनवॉइस हो सकता है, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई और डॉक्यूमेंट होगा, वो होगा। ये होता है कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो आपने कैश में डीलिंग करते हो या कहीं से बाहर से परचेज कर रहे हो। लेकिन विद इन द बिजनेस में हम कुछ एंट्री करते हैं जो आपकी नॉन कैश होती है, जिसमें कैश कोई रिलेटेड नहीं होता, ना कैश कहीं आता है ना जाता है, लाइक डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का क्या रेट लगाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल में इनका क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या यू कैन से डिस्काउंट ऑन डेटर हम बात करें तो इन कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे तो कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रखा जाएगा। मैनेजमेंट की पॉलिसी एक प्रूफ का काम करेगी, बस मैनेजमेंट को यहाँ पे बायस नहीं होना है, मैनेजमेंट को यहाँ पे बायस नहीं होना है। मैनेजमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव पर्सन, जो ठीक बैठती है सिचुएशन उसी के हिसाब से वो काम करे, ऐसा नहीं कि वो अपने बेनिफिट को देखे। इज दैट क्लियर? तो जहाँ पे कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है वहाँ पे तो आपके पास बिल्स वगैरह आ जाएंगे, जहाँ पे नॉन कैश हम ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट की पॉलिसी एक प्रूफ का काम करती है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं मॉडिफाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या होते हैं कि एज पर द सिचुएशन प्रिंसिपल्स को कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को और यूजफुल बना पाए। तो ये मॉडिफाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, या फिर आप इनको कन्वेंशंस भी कह सकते हो अकाउंटिंग की, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहला इसमें है मैटेरियलिटी कंसेप्ट या मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, सेकेंड वन है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, थर्ड है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, और फोर्थ है इसके अंदर टाइमलीनेस प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, मैटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, मटेरियल नेचर, मतलब इम्पॉर्टेंट नेचर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल नेचर की है आप सिर्फ उसको दिखाओ, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या जो इंफॉर्मेशन यूजर्स को इम्पैक्ट कर रही है आप उसको दिखाओगे। इमैटेरियल यूजलेस इंफॉर्मेशन को या कोई ज़्यादा डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग एक कैलकुलेटर खरीद रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर आपका 50 रुपये का है, तो आपको उसे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपल किसी जो छोटी छोटी असेट्स हैं उनको कंबाइन करके टूल्स वगैरह ऐसे उनमें इकट्ठा दिखा सकते हैं, इसमें ये अलग से डिसीजन को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या कहती है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है मैटेरियलिटी को लेके, हर पर्सन के हिसाब से मैटेरियलिटी का कंसेप्ट अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन मटेरियल हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन मटेरियल हो सकती है। ये डिपेंड करता है आइटम के ऊपर, बिजनेस के साइज के ऊपर, और जो यूजर है, जो सामने वाला पर्सन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक वर्कर है, एक वर्कर अपनी रिपोर्टिंग करता है कि मैंने कितना प्रोडक्शन किया, तो वर्कर रिपोर्टिंग करेगा एवरी किलोग्राम्स के अंदर कि मैंने 90 किलोग्राम 90.9 किलोग्राम की रिकॉर्डिंग की, उसके लिए वो यूजफुल होगा। जो फोरमैन होगा, फोरमैन आगे रिपोर्टिंग करेगा कि मेरे टोटल वर्कर्स ने कितना किया, वो किलोग्राम में नहीं कर रहा, वो क्विंटल में रिकॉर्डिंग कर रहा है कि मैंने इतने क्विंटल प्रोडक्शन किया। जैसे मान लीजिए वर्कर के लिए क्या हो गया, 99.9 या 99 किलो उसने रिकॉर्डिंग किया है तो बताएगा 99 किलो किया है। फोरमैन क्या बताएगा कि हमारे वर्कर्स ने 1 क्विंटल की रिकॉर्डिंग की है, वो इस तरह से बताएगा। फोरमैन से आगे जो मैनेजर होगा वो अपने टॉप मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, वो क्या करेगा, उसे क्विंटल की जरूरत नहीं है, वो किस में कर सकता है, टन्स के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकता है, मतलब आगे जो इन्फॉर्मेशन देगा वो टन्स में देगा। लाइक उसके पास आया कि हमारे जो 1000.5 किलोग्राम की रिकॉर्डिंग की, इसके पास मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन इतना हुआ, तो ये आगे क्या कहेगा, 190 टन की रिकॉर्डिंग हुई, ठीक है। वो इस हिसाब से आगे रिस्पॉन्ड करेगा, वो बाकी आइटम्स को क्या कर सकता है, थोड़ा सा हाइड कर सकता है। तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, मैटेरियलिटी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, बट मैटेरियलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, तो वो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि लगातार आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे।
मतलब बार बार प्रोसीजर में चेंजेस नहीं करेंगे, आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक बार आपने जो मेथड फॉलो कर लिया, एक बार जो आपने पॉलिसी फॉलो कर ली, शुरू कर दी, यू विल हैव टू यूज दैट पॉलिसी रेगुलरली। उसी मेथड को आप क्या करेंगे, रेगुलरली यूज करेंगे। ये आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है ना। जैसे अगर आप एक बार डेप्रिसिएशन आपने शुरू कर दिया, डेप्रिसिएशन के दे आर डिफरेंट मेथड्स, बट बेसिकली 2 मेथड्स रहते हैं। एक रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड रहता है, और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रहता है। आपने एक बार स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग शुरू कर दिया तो आप स्ट्रेट लाइन को ही कंटिन्यू रखेंगे, रिटर्न डाउन पे शिफ्ट नहीं करेंगे। ये आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ताकि आप कंपैरिजन कर सको, क्योंकि सेम बेस यूज किया होगा तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, है ना। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कंपैरिजन को पॉसिबल बनाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है कि इट डज नॉट मीन कि आप इन्हीं पे स्टिक रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफ्लेक्सिबल हो जाओगे। ये कहता है कि इफ़ द डिमांड बिजनेस के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में आपको लगता है कि किसी मेथड को चेंज करना चाहिए, तो आप मेथड को चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी आप लगातार एक यूज़ कर रहे थे, अगर उसका कोई यूज़फुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो यूजलेस है, तो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप चेंजेस करेंगे, इस चेंजेस को आपने नोट्स में बताना पड़ेगा कि हमने ये चेंजेस किए हैं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा। मतलब विदाउट एनी रीज़न आप किसी मेथड में चेंज नहीं कर रहे हैं, आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो यू विल हैव टू यूज दैट सेम मेथड रेगुलरली, ठीक है, कंसिस्टेंटली आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, रूढ़िवादी। इसका मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी मतलब रूढ़िवादी, पुरानी विचारधारा। ये लोग क्या कहते थे, जैसे कि पुराने में भी हम लोग अगर बात करें तो लॉन्ग टाइम तक हम लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लेते थे, है ना। तो हम किस लिए लेते थे, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। तो ये लोग भी क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा को लेके चलते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि हमें फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं, फ्यूचर में जो एक्सपेंस होने वाले हैं, फ्यूचर के जो नुकसान होने वाला है, उसको आप करंट में प्रोविज़न बना के चलोगे या करंट ईयर में उसकी एडजस्टमेंट करके चलोगे। लेकिन अगर फ्यूचर की कोई इनकम एक्सपेक्टेड है तो आप उस इनकम को करंट ईयर में कंसीडर नहीं करोगे। इज दैट क्लियर। मतलब फ्यूचर के लॉसेस को आपने कवर करके चलना है, बट फ्यूचर की इनकम को आपने कवर करके नहीं चलना है। मतलब एक सेफ साइड ले रहा है कि आप इनकम पे खुश मत हो कि हमें ये पैसा होने वाला है, ये पैसा जब होगा, ये इनकम जब होगी तब आपने उसके ऊपर खुशी मनानी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, तो उसके लिए पैसा अभी अलग से इकट्ठा करके रखो, ताकि एकदम से कोई इमरजेंसी ना आ जाए, या एकदम से आप पैसा कैसे अरेंज करेंगे। तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहती है। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में नुकसान होने वाला है ना, उसके लिए आप प्रोविज़न बना के चलो। या कोई और प्रोविज़न आप बना रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना रहे हैं, तो इस तरह के जो प्रोविज़न आप बनाते हो, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हो। कभी भी आप इनकम को, फ्यूचर इनकम को कंसीडर नहीं करके चलते हो कि वो करंट ईयर की इनकम है। वो ये कंसेप्ट कहती है। नेक्स्ट है आपका टाइमलीनेस प्रिंसिपल। दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल। टाइमलीनेस प्रिंसिपल क्या कहता है, टाइमलीनेस मतलब ऑन टाइम। ये क्या कहता है, ऑन टाइम। दैट इज जो भी हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, या हमें रिपोर्ट हम दे रहे हैं, वो रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, हमारी ऑन टाइम होनी चाहिए। अगर इस इंफॉर्मेशन में डिले करते हो तो इसका कोई यूज नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करती है। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो इस क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने की रिपोर्ट आपने 30 जून को सबमिट करनी थी। आप 30 जून को नहीं करते हो, आप 30 सितंबर को करते हो, मतलब लगभग हाफ ईयर आपका हो चुका है। तो 3 महीने डिले हो गया ना। अब इस रिपोर्ट का कोई मतलब, जून वाली रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास एक नई रिपोर्ट आ जाएगी सितंबर की, है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो इफेक्ट यहाँ पे होने थे, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इन्वेस्टर के लिए रिपोर्ट अब क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। इसलिए बेटर क्या रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन जिस टाइम देनी चाहिए उसी टाइम उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो, ताकि इन्वेस्टर को या स्टेक होल्डर को कोई डिसीजन लेना हो
या वो इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक नहीं दी है वो उनके डिसीजन को जो इम्पैक्ट करेगी उसका क्या हो जाएगा, उनके लिए यूजफुलनेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा उनके लिए, वो यूजलेस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिले हो गई, टाइम चला गया, डिसीजन लेना था वो उस टाइम पे लेना था, अब उसके लिए कोई टाइम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज करें वो क्या होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिले इन दैट इंफॉर्मेशन। होप सो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।